शहर की आपाधापी से दूर शांति और सुकून की तलाश में रोहन और प्रिया अपने छोटे परिवार के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते थे। उनकी प्यारी बेटी मीरा, जो अब भी सिर्फ 7 साल की थी, को शहर के शोर से दूर प्रकृति के करीब पलना था। उनकी नजर एक पुरानी सुनसान हवेली पर पड़ी, जो पहाड़ों के किनारे एक शांत और दूर दराज के गांव के पास स्थित थी। हवेली बहुत कम कीमत पर मिल रही थी, लगभग न के बराबर, जो उनके लिए किसी सपने जैसा था। स्थानीय लोग उस हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे कि वहां कुछ अच्छा नहीं है, कि वहां कोई रहता नहीं है, कि उसकी दीवारों में कुछ छुपा है। लेकिन रोहन, एक यथार्थवादी व्यक्ति, ने इन बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां मानकर अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। हवेली दूर से देखने में भव्य और आकर्षक थी, लेकिन अंदर से वह सदियों पुराने रहस्यों को छिपाए हुए थी। विशाल दरवाजे, टूटे हुए शीशे और हर कोने में बिखरी धूल उसके अतीत की खामोश गवाही दे रहे थे। रोहन और प्रिया ने उस हवेली को खरीदने का फैसला कर लिया। मीरा अपने मासूम मन से उस बड़े घर में उत्साहित थी। नए माहौल में आकर तीनों ने अपने सपनों का घर बनाने की उम्मीद की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया, जो किसी भी सामान्य घर की खामोशी से अलग थी। हवा में एक अजीब सी ठंडी थी, जो मौसम से परे थी। शुरुआती कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। वे हवेली की सफाई में लगे थे और मीरा अपने नए बड़े घर में घूमने का आनंद ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे मीरा ने कुछ अजीब बातें कहना शुरू कर दिया। वह अक्सर हवा में देखकर मुस्कुराती या कभी-कभी अचानक डर जाती। वह अपने माता पिता से अदृश्य दोस्तों के बारे में बात करती थी, जो उसके साथ खेलते थे या उसे कुछ बताते थे। रोहन और प्रिया ने सोचा कि यह बच्चों का कल्पनाशील खेल है, लेकिन मीरा की बातें कुछ ज्यादा ही वास्तविक लग रही थीं। एक रात जब वे सो रहे थे, मीरा चिल्ला उठी। जब रोहन और प्रिया उसके कमरे में पहुंचे तो मीरा का चेहरा पीला पड़ गया था और वह लगातार एक ही बात दोहरा रही थी, वो यहाँ है, वो यहाँ है। रोहन ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। उसे लगा कि शायद स्थानीय लोगों की कहानियों में कुछ सच्चाई थी। उस पुरानी हवेली की दीवारों में कुछ ऐसा था जो उनकी नई शुरुआत को एक भयानक अंत में बदल सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं और रोहन के यथार्थवादी विचार डगमगाने लगे। शुरुआत में तो यह छोटी मोटी बातें थीं, जिन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता था। कभी रात को बिजली के बल्ब अचानक टिमटिमाते और फिर बुझ जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। कभी बंद दरवाजों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा हो, लेकिन जब वे ध्यान से सुनते तो कुछ भी नहीं होता था। रसोई में रखे बर्तन कभी कभी अपने आप खड़खड़ते और मेज पर रखी चीजें अपनी जगह से हिल जाती। रोहन ने इन्हें पुरानी हवेली की खामियां और हवा का चलना मानकर टालने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के मन में डर गहराता जा रहा था। मीरा की बातें अब और भी अनसेटलिंग हो गई थीं। वह अक्सर अपने अदृश्य दोस्त से लंबी लंबी बातें करती थी। कभी वह हंसती तो कभी अचानक उदास हो जाती, जैसे कोई उसे परेशान कर रहा हो। एक दिन मीरा ने प्रिया से कहा, माँ, मेरी दोस्त कहती है कि यह घर उसका है और उसे कोई यहां से निकाल नहीं सकता। प्रिया का दिल दहल गया। उसने मीरा से पूछा, तुम्हारी दोस्त कौन है बेटा? मीरा ने बस एक खाली जगह की ओर इशारा किया और मुस्कुरा दी। प्रिया ने रोहन को इस बारे में बताया, लेकिन रोहन ने इसे मीरा की बढ़ती कल्पना का हिस्सा बताया। प्रिया को समझाया कि उन्हें किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए और शायद हवेली पुरानी होने के कारण ऐसी आवाजें और हरकतें हो रही हैं। एक दोपहर जब रोहन हवेली के पुराने हिस्से में सफाई कर रहा था, तो उसे एक भारी अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। दरवाजा लकड़ी का बना था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। यह देखकर लगा कि इसे बरसों से खोला नहीं गया था। दरवाजा एक भारी जंग लगे ताले से बंद था। रोहन ने किसी तरह ताले को तोड़ा और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था, जहां हवा भी नहीं थी।
कमरे के बीच में एक पुरानी धूल से भरी संदूक रखी थी। संदूक पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जिसे देखकर रोहन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने संदूक खोली तो उसमें एक पुरानी जीर्ण शीर्ण डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, और कुछ पुराने कपड़े। डायरी पर किसी महिला का नाम लिखा था, अंजलि। रोहन को लगा कि शायद इस डायरी में इस हवेली के अतीत के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। वह डायरी लेकर बाहर आया और प्रिया को दिखाया। प्रिया ने डायरी देखी तो उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हुई। उन्हें नहीं पता था कि यह डायरी उन्हें किस रहस्यमयी अतीत की ओर ले जाएगी और उस हवेली की दीवारों में कौन से अनकहे राज छिपे थे। रोहन और प्रिया ने मिलकर डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी की हालत बेहद खराब थी और उस पर लिखी स्याही कई जगह फीकी पड़ चुकी थी। यह डायरी अंजलि नाम की एक युवती ने लिखी थी, जो लगभग 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। डायरी में अंजलि ने अपने दुख और अकेलेपन का दर्द बयां किया था। उसे हवेली के मालिक ने, जो उसके चाचा थे, जबरन इस छिपे हुए कमरे में कैद कर दिया था। अंजलि किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसके चाचा चाहते थे कि वह एक धनी व्यापारी से शादी करे, जिससे उनके परिवार को फायदा हो। अंजलि ने इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे यहाँ सजा के तौर पर बंद कर दिया गया। डायरी में अंजलि ने अपनी तड़प, अपने भय और अपने अंतिम दिनों की पीड़ा को विस्तार से लिखा था। अंतिम कुछ पन्ने बहुत ही भयावह थे, जिनमें उसने अपनी मौत और अपने चाचा के प्रति अपनी घृणा का उल्लेख किया था। उसने लिखा था कि वह कभी इस हवेली को शांति से नहीं छोड़ेगी। जैसे जैसे वे डायरी पढ़ रहे थे, हवेली के अंदर की अजीब हरकतें और भी बढ़ गईं। रात में मीरा के कमरे से रोने की आवाजें आने लगीं, जो किसी छोटे बच्चे की नहीं, बल्कि एक जवान महिला की लगती थीं। कमरों में अचानक तापमान गिर जाता और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल जाती, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। फर्नीचर अपने आप हिलने लगते और कभी कभी तो दीवारों पर खरोंच के निशान भी दिखाई देने लगे। एक रात रोहन और प्रिया ने हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई पैरों में भारी पायल पहने चल रहा हो। जब वे देखने गए तो कोई नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी थी। मीरा का अदृश्य दोस्त अब और अधिक स्पष्ट और डरावना होता जा रहा था। मीरा ने बताया कि उसकी दोस्त उससे कहती है कि वह उसे इस हवेली से कभी जाने नहीं देगी। एक दिन मीरा ने अपनी ड्राइंग में एक उदास दिखने वाली महिला का चित्र बनाया, जिसके हाथ बंधे हुए थे, और महिला का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा डायरी में अंजलि ने अपना वर्णन किया था। मीरा ने चित्र दिखाते हुए कहा, मेरी दोस्त मुझसे कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसे दुख है और वह हमेशा यहीं रहेगी। रोहन और प्रिया को अब विश्वास हो गया था कि अंजलि की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है और वह उनकी बेटी मीरा के माध्यम से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। उनका डर अब कल्पना नहीं, बल्कि एक भयानक वास्तविकता बन चुका था। उन्हें पता चल गया था कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और उस आत्मा को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी। जैसे जैसे अंजलि की आत्मा का रहस्य गहराता गया, उसकी उपस्थिति और भी भयावह होती गई। अब यह केवल आवाजें और हिलती हुई वस्तुएं नहीं थीं। अंजलि सीधे मीरा के माध्यम से संवाद करने लगी थी। मीरा अब अक्सर खोई खोई रहती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती और वह कभी कभी ऐसे शब्द बोलती जो उसकी उम्र के बच्चे कभी नहीं बोल सकते थे। अंजलि की आत्मा ने रोहन और प्रिया को मनोवैज्ञानिक रूप से यातना देना शुरू कर दिया। उन्हें लगातार बुरे सपने आते, जिनमें अंजलि की दर्दनाक मौत का दृश्य बार बार दोहराया जाता। वे हवेली के हर कोने में अंजलि की उपस्थिति महसूस करते, जैसे वह उन्हें हर पल देख रही हो। प्रिया को कई बार अंजलि की धुंधली सी आकृति दिखाई देती, जो कभी गलियारे में तेजी से गुजरती तो कभी मीरा के कमरे की खिड़की पर खड़ी होती। एक रात रोहन और प्रिया सो रहे थे कि अचानक एक भयानक चीख से उनकी नींद खुल गई। यह चीख मीरा की थी। वे तुरंत उसके कमरे की ओर भागे। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मीरा बिस्तर पर कांप रही थी और उसके ऊपर एक पारदर्शी
धुंधली आकृति मंडरा रही थी। आकृति एक महिला की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खाली थीं। यह अंजलि की आत्मा थी। जैसे ही रोहन और प्रिया कमरे में दाखिल हुए, आकृति धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन कमरे में एक भयानक ठंडक और सड़ी हुई गंध बाकी रह गई। मीरा का शरीर ठंडा पड़ गया था और वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, बस कांप रही थी। अंजलि की आत्मा उन्हें हवेली से जाने नहीं देना चाहती थी। जब भी वे निकलने की कोशिश करते, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते और खिड़कियों पर भयानक आवाजें होती, जैसे कोई उन्हें बाहर जाने से रोक रहा हो। एक बार जब रोहन ने गाड़ी निकालने की कोशिश की तो गाड़ी अपने आप रुक गई और उसके हेडलाइट्स लगातार जलने बुझने लगे। अंजलि की आत्मा उन्हें इस हवेली में फंसाकर रखना चाहती थी, शायद अपनी सजा के तौर पर, या शायद वह मीरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी। प्रिया को लगने लगा कि अंजलि की आत्मा मीरा को अपने अधीन करने की कोशिश कर रही है ताकि वह हमेशा के लिए इस हवेली में रह सके। रोहन और प्रिया अब जानते थे कि वे केवल एक पुराने घर में नहीं फंसे थे, बल्कि एक शक्तिशाली और दुष्ट आत्मा के जाल में थे, जो उनकी जिंदगी को नरक बनाने पर तुली थी। उन्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना था, वरना वे सब इस हवेली के अंधेरे अतीत का हिस्सा बन जाते। रोहन और प्रिया को एहसास हुआ कि वे अब केवल अपने यथार्थवादी विचारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उन्हें अलौकिक शक्तियों से निपटने के लिए अलौकिक मदद की आवश्यकता थी। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति पंडित जी से संपर्क किया, जिनकी आध्यात्मिक शक्तियों और प्राचीन ज्ञान के बारे में दूर दूर तक चर्चा थी। पंडित जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बताया कि अंजलि की आत्मा बहुत अशांत है और वह केवल बदला नहीं चाह रही, बल्कि किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है, शायद मीरा को, ताकि वह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। पंडित जी ने उन्हें बताया कि अंजलि की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत के पीछे का पूरा सच सामने आएगा और उसे न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंजलि के चाचा ने उसे एक गुप्त सुरंग में मारा था, जो हवेली के तहखाने में छिपी हुई थी, और वहीं उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल रहा था। पंडित जी ने अंजलि की आत्मा को शांत करने और उसे मुक्ति दिलाने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान करने का सुझाव दिया। इस अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष सामग्री और एक खास समय की आवश्यकता थी, जो अमावस्या की रात को करना था। उन्होंने उन्हें हवेली के अंदर किसी भी तरह से डरने से मना किया, क्योंकि आत्मा डर से ही शक्ति प्राप्त करती है। अमावस्या की रात आ पहुंची। हवेली में पहले से ज्यादा भयानक गतिविधियां शुरू हो गईं। फर्नीचर तेजी से हिलने लगे, दीवारों से भयानक चीखें और रोने की आवाजें आने लगीं, और हवा में सड़ी हुई गंध तेज हो गई। अंजलि की आत्मा हर तरह से उन्हें अनुष्ठान करने से रोकने की कोशिश कर रही थी। जब रोहन और प्रिया पंडित जी के साथ तहखाने की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उनकी ओर भारी वस्तुएं फेंकी जाने लगी। मीरा का शरीर ठंडा पड़ गया था और वह अंजलि की आवाज में बोल रही थी, तुम मुझे कभी यहां से जाने नहीं दोगे, तुम मुझे कभी मुक्त नहीं कर पाओगे। किसी तरह वे तहखाने तक पहुंचे, जहां पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवा में तनाव बढ़ गया। अंजलि की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से उन पर हमला किया। हवा में तेज झटके लगे और दीपक बुझ गए, लेकिन पंडित जी और रोहन प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है और उन्हें मीरा को बचाना है। यह उनकी जिंदगी का सबसे भयावह पल था, जहां उन्हें एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना था। अनुष्ठान चरम पर पहुंच गया था। पंडित जी ने मंत्रों का जाप करते हुए पवित्र जल अंजलि के चित्र पर छिड़का, जो डायरी के आखिरी पन्नों में से एक पर बना था। जैसे ही जल चित्र पर पड़ा, हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। यह चीख अंजलि की थी, लेकिन इस बार इसमें दर्द और मुक्ति दोनों का मिश्रण था। कमरे में मौजूद हवा तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई प्रचंड तूफान आ गया हो, और फिर अचानक सब शांत हो गया। हवेली में छाई हुई भयानक ठंडक गायब हो गई
और हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध भी चली गई। मीरा का शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा और उसकी आंखों में जो खालीपन था वह अब मासूमियत से बदल गया था। वह गहरी नींद में सो रही थी। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बताया कि अंजलि की आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है। उसे अपने साथ हुए अन्याय का एहसास था और वह न्याय चाहती थी, लेकिन अब उसे शांति मिल चुकी थी। रोहन और प्रिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए पंडित जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक भयानक रात का सामना किया था और वे विजयी हुए थे। यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा। अगले दिन उन्होंने हवेली को बेचने का फैसला किया। उन्हें लगा कि भले ही अंजलि की आत्मा चली गई हो, लेकिन उस हवेली की दीवारों में जो दर्द और भय छिपा था वह कभी नहीं मिटेगा। वे एक नए सुरक्षित घर की तलाश में निकल पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी डरावनी चीजें आत्माओं से नहीं, बल्कि इंसानों की क्रूरता और अन्याय से पैदा होती हैं। अंजलि की आत्मा केवल इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। सच्चा भय बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी बुराई से आता है। रोहन और प्रिया ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि अतीत के अनसुलझे राज्य वर्तमान को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शांतिनगर के लोगों ने इस घटना से सीखा कि हर शांत दिखने वाली जगह के पीछे एक गहरा और दुखद अतीत हो सकता है, जिसे समझना और सुलझाना बहुत जरूरी है। यह कहानी कथा लोक के इस मंत्र को पुष्ट करती है कि सफलता इश्क से नहीं, रिस्क से मिलती है, क्योंकि रोहन और प्रिया ने इस भयावह जोखिम को उठाकर ही अपनी बेटी और खुद को बचाया।